नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे और कल के लेक्चर के अंदर हमने नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसके अंदर बेसिकली लैरिंग्स और ट्रेकिया के एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे। आज हम लोअर रेस्पिरेटरी की तरफ बढ़ते हैं और दो इंपॉर्टेंट डिजीज की शुरुआत करते हैं, जिसमें एक डिजीज को हम डिस्कस करेंगे निमोनिया और दूसरा जो है ट्यूबरकुलोसिस की स्टार्टिंग करेंगे। तो एमसीक्यूज जो है विद रेशनल हम सॉल्व करेंगे, जो कुछ इस प्रकार रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट विद बैक्टीरियल न्यूमोनिया इज टू बी स्टार्टेड ऑन आईवी एंटीबायोटिक। बैक्टीरियल न्यूमोनिया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन होता है न्यूमोनिया, और ये बैक्टीरियल टाइप का न्यूमोनिया है, ये सबसे पहली बात बोली गई है। और उसको करना है हमें आईवी एंटीबायोटिक। क्वेश्चन कह रहा है, ये तो भूमिका बनाई, देखिएगा हर सवाल में पहले एक भूमिका बनती है, एक सेट लगाते हैं, एक आपको एक सीन देते हैं कि क्या सीन है उस पेशेंट का। तो बैक्टीरियल निमोनिया है और आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट हम कर रहे हैं। अब सवाल क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, किसी टेस्ट के बारे में पूछा है, मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर एंटीबायोटिक थेरेपी बिगिंस। एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू करने से पहले कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा, बैक्टीरियल निमोनिया है, एंटीबायोटिक आपको देना है, एंटीबायोटिक देने से पहले क्या डायग्नोसिस करेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, एंटीबायोटिक देने से पहले हमेशा कल्चर लिया जाता है ना। अगर आप क्लिनिकल साइड में काम कर रहे हैं या आपने काम किया है या आपने कभी सुना है, कई लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगा कि जब भी हम किसी एंटीबायोटिक को शुरू करना चाहते हैं उससे पहले हमें एक कल्चर टेस्ट लेना होता है। जो कल्चर टेस्ट होता है वो दो तीन तरीके के होते हैं। जैसे एक ब्लड का कल्चर होता है, एक स्पूटम का कल्चर होता है, एक पस का कल्चर होता है, एक थ्रोट स्वैब का कल्चर होता है। ऐसे तरह तरह के कल्चर टेस्ट होते हैं। जो कल्चर टेस्ट है उससे हमें पता चलता है कि वो किस तरीके का बैक्टीरिया है और उसके खिलाफ कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा। इसको सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं, और उसी एंटीबायोटिक को देने से वो बैक्टीरिया का खात्मा होगा। तो यहाँ पे भी इसी तरीके के किसी टेस्ट की बात हो रही है, तो हम जब ऑप्शन को ढूंढेंगे तो हमें इस बात पे हमेशा फोकस रहना है कि साहब इस तरीके का कोई टेस्ट है तो वो जवाब इस क्वेश्चन का बनेगा। और न्यूमोनिया है तो बेसिकली शायद ये स्पुटम के बारे में ही बात करेगा, क्योंकि न्यूमोनिया में बहुत सारे सिक्रीशंस लंग्स के अंदर बनते हैं। स्पुटम जो है उसके थ्रू सिक्रीशंस बाहर आते हैं, और वो स्पुटम जो है उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। ऑप्शन है यूरिन एनालिसिस। तो यूरिन एनालिसिस यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट रहता है, पर ये तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, इसलिए आंसर नहीं बनेगा। दूसरा स्पूटम कल्चर, जिस कल्चर की हम बात कर रहे थे वो यही है और ये नाम है स्पूटम कल्चर। तो स्पूटम कल्चर जो है वो जो टेस्ट है वो हमें कैरिड आउट करना पड़ेगा। चेस्ट रेडियोग्राम, एक्सरे से हमें बैक्टीरिया का पता नहीं चलेगा। ये पता चल सकता है कि निमोनिया है या ट्यूबरकुलोसिस है या निमोथोरेक्स है, पर कौन सा बैक्टीरिया है ये पता नहीं चलेगा। और रेड ब्लड सेल काउंट जो है, निमोनिया में हाइपोक्सिक कंडीशन में आरबीसी की वैल्यू बढ़ी हुई देखने को मिलती है, पर क्या आरबीसी के काउंट से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एंटीबायोटिक देना है? नेवर। तो स्पुटम कल्चर वो टेस्ट है जिससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि निमोनिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। और ऑर्गेनिज्म को जब हम आइडेंटिफाई कर देंगे तो एंटीबायोटिक देना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन कैरिंग फॉर द क्लाइंट हु इज रिसीविंग एन एमाइनो ग्लूकोसाइड एंटीबायोटिक। फिर भूमिका बनी क्वेश्चन की, क्या कि एक मरीज है जो रिसीव कर रहा है, और क्या रिसीव कर रहा है? एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। एमाइनो ग्लूकोसाइड एंटीबायोटिक जो है वो मरीज को दिया जा रहा है। दूसरा यहां बोल रहा है, द नर्स मॉनिटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैल्यू। एमाइनो ग्लूकोसाइड एंटीबायोटिक दे रहा है, कौन सा लैब वैल्यू फॉलो करेंगे। देखिएगा, एमाइनो ग्लूकोसाइड जो है, तीन तरह के एंटी माइक्रोबियल एजेंट जितने भी होते हैं उसको तीन तरीके से हमने वहां पे डिवाइड किया था कि ड्रग इनिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, ड्रग इनिबिट सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, और ड्रग विच इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करने वाले एंटी माइक्रोबियल एजेंट में आते हैं एमाइनो ग्लूकोसाइड। एमाइनो ग्लूकोसाइड दवाई जो वो होती है जिनके जो ज्यादातर जिनके पीछे सीन वर्ड लगता है, एमिकासिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, जिनके पीछे माइसिन वर्ड लगता है, वो एमाइनो ग्लूकोसाइड ग्रुप की दवाई होती है। इस ग्रुप की दवाई की खास बात होती है कि ये दवाई जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में ही ज्यादातर अवेलेबल होती है, और ये दवाई जो होती है
इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ये ऑटोटॉक्सिक और नेप्रोटॉक्सिक होती है कान के लिए और किडनी के लिए ये गड़बड़ है। के फॉर किडनी, के फॉर कान और के फॉर जो है एमिकासिन है ना, एमिका कासिन कासिन है ना, जेंटामाइसिन। तो ये कान और किडनी इन दोनों के लिए गड़बड़ करती है। तो उनसे संबंधित ही लैब वैल्यू, तो कान के लिए कोई लैब वैल्यू होती नहीं है तो शायद किडनी का जिक्र होगा यहाँ पे। ऐसे थोड़ा समझना होता है सवाल को तो आप आराम से जवाब दे पाते हैं। तो नेप्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक होती है अमाइनोग्लिकोसाइड दवाई। पहला है सोडियम का लेवल चेक करेंगे, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका संबंध इस दवाई से नहीं है। पोटेशियम का लेवल चेक, पोटेशियम इज आल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका संबंध इस मेडिसिन से नहीं है। सीरम क्रेटिनिन, ये किडनी का फंक्शन का सबसे स्पेसिफिक टेस्ट है, रीनल फंक्शन के बारे में बताता है क्रेटिनिन की वैल्यू, और ये जरूर देखनी पड़ेगी क्योंकि अमाइनोग्लिकोसाइड दवाई जो होती है वो नेप्रोटॉक्सिक है, तो अगर वो किडनी को डैमेज करती है तो क्रेटिनिन की वैल्यू वहां पे बढ़ जाती है। कैल्शियम एक आयन है, इसका यहाँ पे इस ड्रग से कोई संबंध नहीं। So it is essential to monitor serum creatinine in the client who is receiving aminoglycoside antibiotic. क्यों? क्योंकि ये दवाई जो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करती है ना, ये दवाई एक्यूट ट्यूबुलर ट्यूबुल्स वर्ड फॉर रीनल ट्यूब्यूल्स, तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करने का काम करती है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को एमाइनोग्लिकोसाइड अफेक्ट नहीं करता है। Identify the image which is given below. Which type of image is that? What the image is? सिंपली पहचाने, ये है ब्रेस्ट शैडो और ये एक्सिलरी एरिया होगा डेफिनेटली, और एक ट्यूब डाली जा रही है। तो ये स्पेस जो ब्रेस्ट और एक्सिलरी एरिया में होता है इसको इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। तो ट्यूब का क्या नाम हो गया? इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, आईसीडी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आईसीडी, आईसीडी, इंटर कोस्टल ड्रेनेज सिस्टम और ट्यूब। तो आईसीडी ट्यूब ये कहलाते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब। न्यूमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, उस कंडीशन में इस ट्यूब को डाला जाता है लंग्स को एक्सपांड करने के लिए। नेगेटिव प्रेशर के ऊपर ये ट्यूब काम करती है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब। नेक्स्ट है बेड रेस्ट इज प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट विद निमोनिया ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ इलनेस। एक्यूट फेज के अंदर बेड रेस्ट प्रेस्क्राइब हुआ है, निमोनिया का मरीज है, एक्यूट फेज ऑफ इलनेस के अंदर है और उसको बेड रेस्ट प्रेस्क्राइब हुआ है, यह है भूमिका। बेड रेस्ट सर्व विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, तो आपने जो बेड रेस्ट प्रेस्क्राइब किया है एक्यूट फेज के अंदर, तो ये जो बेड रेस्ट है ये क्या मदद करेगा इस पेशेंट के अंदर, है ना, ये बेड रेस्ट जो है वो क्या फायदा करेगा, किस पर्पज से आपने बोला? इट रिड्यूस द सेलुलर डिमांड फॉर ऑक्सीजन, सेल की डिमांड ऑक्सीजन की कम करेगा। इट डिक्रीज द एपिसोड ऑफ कफिंग, इससे कफिंग कम होगी। इट प्रमोट सेफ्टी, इससे मरीज सेफ रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। इट प्रमोट्स क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशंस, इससे सिक्रीशंस क्लियर होंगे। बेड रेस्ट का पर्पज क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने बहुत अच्छे से बोला कि इसका आंसर सर ए होगा, ऑक्सीजन की डिमांड को कम करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। निमोनिया का मरीज में लंग्स की बीमारी है निमोनिया, और वहां पे गैस एक्सचेंज गड़बड़ होती है, मरीज को हाइपोक्सिक कंडीशन रहती है, ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। तो अगर मरीज एक्सर्शन करेगा तो और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो हाइपोक्सिया और ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन की डिमांड को रिड्यूस करने के लिए मरीज को बेड रेस्ट कराते हैं। बेड रेस्ट करने से कफिंग कम होगी ऐसा नहीं है, कफिंग जो है वो ट्रैक्ट के स्टिमुलेशन की वजह से होता है। बेड रेस्ट करने से मरीज सेफ रहेगा, ये पर्पज यहाँ पे नहीं है। और सिक्रीशंस क्लियर होंगे बेड रेस्ट से, ऐसा नहीं है, सिक्रीशंस ज्यादा होंगे, उल्टा कफिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करवाते हैं तो उससे, और म्यूकोलाइटिक एजेंट से सिक्रीशंस क्लियर होते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्पज है बेड रेस्ट का निमोनिया के मरीज में कि उसकी सेलुलर ऑक्सीजन डिमांड को मिनिमाइज करना, हाइपोक्सिक कंडीशन को कम से कम करना, ताकि मरीज जो है उसमें गैस जो है एसिड बेस बैलेंस जो है इम्बैलेंस ना हो, और गैस एक्सचेंज जो है उसमें दिक्कत में ना रहे, और साइनोसिस और इस तरह की कंडीशन जो उसको डेवलप ना हो। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए, इट रिड्यूस सेलुलर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। Which of the following mental status changes may occur when a client with pneumonia is first experience hypoxia? एक मरीज है निमोनिया का, उसको जैसे ही हाइपोक्सिया का एक्सपीरियंस होता है, क्या मेंटल स्टेटस चेंजेज वहां पे देखने को मिलेगा? निमोनिया का मरीज है
और उसको जैसे ही अगर हाइपोक्सिया होता है तो उसमें क्या मेंटल स्टेटस जो है वो चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब हाइपोक्सिया का फर्स्ट साइन क्या होता है? इट्स कोमा। क्या हाइपोक्सिया होती है मरीज कोमा में जाएगा? बिल्कुल गलत जवाब है। और आप सारे समझ रहे हो कि कोई मरीज को हाइपोक्सिया होती है, हाउ इट पॉसिबल कि इवेंट इनटू द कोमा? इट्स नेवर। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है इमोशन का एब्सेंट होना। तो इट्स नॉट ए मेंटल डिजीज, निमोनिया इज नॉट ए साइकोसिस, इट्स ए फिजियोलॉजिकल नॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन। और ये जो है एलिमेंट है, ये बीमारी है, ये कोई साइकोसिस एलिमेंट नहीं है कि मरीज का मूड गड़बड़ हो जाएगा। इरिटेबिलिटी, इरिटेबल रह सकता है मरीज। और डिप्रेशन, इट्स नॉट डिप्रेशन। तो हाइपोक्सिया का सबसे पहला साइन होता है रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, एजिटेशन। क्योंकि जैसे ही बॉडी में हाइपोक्सिया होता है, ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं जाती है, तो ब्रेन जो है वो गड़बड़ होने लगता है, मेंटल स्टेटस चेंजेज होते हैं और मरीज को रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी सबसे पहले होती है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा कि पेशेंट जो है उसको क्या होती है? इरिटेबिलिटी होती है। क्या होती है? इरिटेबिलिटी। वो क्या होता है? रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस। एंड दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया which when it affect the mental status। तो मरीज इरिटेबल, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन इस तरीके से रहेगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाता है। क्लाइंट जैसे ही हाइपोक्सिया एक्सपीरियंस करेगा, इरिटेबल, रेस्टलेस, एंजियस, एजिटेट रहेगा, ये सब मेंटल स्टेटस चेंजेज है ना। हाइपोक्सिया जो होता है वो बहुत ज्यादा जब होने लग जाता है तो मरीज कंफ्यूज होने लगेगा। और कोमा जो है लगभग लेट साइन है, बहुत ही लेट साइन, मरीज कोमा में जा सकता है। एपैथी और डिप्रेशन हाइपोक्सिया के साइन ही नहीं है। कोमा तो बहुत लेट साइन है। और एपैथी और डिप्रेशन जो है वो जो है साइकोसिस की बीमारी क्या है, ये न्यूमोनिया के साइन में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा सी, दैट इज इरिटेबिलिटी। अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द इमेज, पहचान कौन, एंड दिस इज द पिक्चर, हु इट इज। यस, वेरी गुड, इट्स बैन सर्किट। इट्स बैन सर्किट। क्या है ये? बैन सर्किट। ये क्या है? बैन सर्किट। ये क्या है? बैन सर्किट। बैन सर्किट कहाँ काम में आता है? जब हम किसी मरीज को एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करते हैं तो उसको वेंटिलेट करने के पर्पज से इसको यूज किया जाता है ना। ये बैलून है इस बैन सर्किट का, दो ट्यूबिंग है इसमें। एक ये ट्यूबिंग है जो आपको बड़ी साइज में दिख रही है, जो अटैच है यहाँ पे इस नॉब से। और दूसरी ये छोटी ट्यूबिंग है जो आपको छोटा सा गोल पाइप दिख रहा है। तो ये जो छोटी ट्यूबिंग है ये तो अटैच होती है ऑक्सीजन से, सिलेंडर से, जो भी ऑक्सीजन पोर्ट है। और ये जो बड़ी वाली ट्यूबिंग है ये अटैच होगी ईटी ट्यूब से, जो ईटी ट्यूब आपने पेशेंट को लगा रखी है। इससे ऑक्सीजन आती है, इस बैग में ऑक्सीजन फिलअप होती है और इसको हम प्रेस करते हैं तो ये मरीज को डिलीवर होती है। तो ये वेंटिलेट करने का एक तरीका है। वेंटिलेटर मशीन को अटैच करने से पहले बैन सर्किट से 100% एफआईयू टू रिसीव करने में ये ज्यादा अच्छे से मदद करता है। तो एक वेंटिलेशन का तरीका है, बैन सर्किट इसको बोला जाता है। इंटुबेटेड पेशेंट के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वन, एक क्लाइंट विद निमोनिया डेवलप्स माइल्ड कॉन्स्टिपेशन। निमोनिया का मरीज है, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन उस पेशेंट को हुआ है। नर्स एडमिनिस्ट्रेशन डोक्यूसेट सोडियम, दवाई का नाम है डोक्यूसेट सोडियम, ये उस मरीज को दिया गया है। कॉन्स्टिपेशन हुआ है, उसके ट्रीटमेंट के लिए दवाई दी है। तो ये दवाई कैसे काम करती है, ये क्वेश्चन ने पूछा है ना। ये दवाई जो है हाउ इट वर्क्स, डोक्यूसेट सोडियम। पहला है सॉफ्टनिंग द स्टूल, लुब्रिकेटिंग द स्टूल, इंक्रीजिंग स्टूल बल्क, स्टिमुलेटिंग पेरिस्टालसिस। अगर आपको, आपने इस दवाई का नाम सुन रखा है डोक्यूसेट सोडियम का, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बता पाना मुश्किल है। डोक्यूसेट सोडियम दवाई जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो ये दवाई जो होती है वो एक स्टूल सॉफ्टनर होती है। डोक्यूसेट सोडियम इज ए स्टूल सॉफ्टनर। और स्टूल सॉफ्टनर स्टूल को क्या करेगा? सॉफ्टनिंग। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए। ये जो दवाई है ये स्टूल को क्या करती है? सॉफ्ट करने का काम करती है। फ्लूइड और जो फैटी सब्सटेंस होते हैं जो स्टूल में उनको एंटर करवाती है। जो फ्लूइड और फैटी सब्सटेंस स्टूल के अंदर रहेंगे तो स्टूल कैसा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा। तो स्टूल सॉफ्टनर है, ये फ्लूइड और फैटी सब्सटेंस को स्टूल के अंदर एंटर होने के लिए अलाउ करती है और जिससे स्टूल सॉफ्ट होता है। ये स्टूल का रुब्रिकेशन, स्टूल की बल्किंग और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टिमुलेट करने का काम नहीं करती है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेड आउटकम फॉर एन एल्डरली क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम बैक्टीरियल निमोनिया। एक एल्डरली क्लाइंट है, बैक्टीरियल निमोनिया से रिकवर कर रहा है, रिकवर कर रहा है मतलब ठीक हो रहा है।
तो क्या एक्सपेक्टेड आउटकम आप वहां पे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उस मरीज में देखने को मिलेगा जब वो निमोनिया से रिकवर कर रहा है? ऑप्शन है रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 25 टू 30 हो जाएगी, तो ये बढ़ रही है, जबकि निमोनिया ठीक होगा तो ये कम होनी चाहिए और ये ज्यादा है, इसको टेकिपनिया कहते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा है ना, बहुत आराम से समझे। ये रेट जो है वो 25 से 30 हो जाएगी, तो अगर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 12 से 20 होती है और 25 से 30 तो टेकिपनिया है, और टेकिपनिया है इसका मतलब निमोनिया ठीक नहीं हुआ है। तो ये रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, ये आउटकम सही नहीं है। द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग विद डिस्निया, डेली लिविंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है विदाउट एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियंसिंग सॉरी विद डिस्निया, मैक्सिमम लॉस ऑफ 5 टू 10 पाउंड ऑफ बॉडी वेट, 5 से 10 पाउंड बॉडी वेट का लॉस होना, चेस्ट पेन दैट इज मिनिमाइज बाय स्प्लिटिंग द रिब केज, चेस्ट पेन जो कि मिनिमाइज होता है रिब केज को स्प्लिट लगाने से। विच इज द करेक्ट वन? सो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि एन एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग विदाउट, यहाँ पे विद की जगह क्या आपको कंसीडर करना है? इट्स विदाउट, नहीं तो इस सवाल का जवाब नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको इसको सब पढ़ना है विदाउट, और फिर जवाब क्या बनेगा? यही बनेगा। क्यों बनेगा मैं समझ, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, टेकिपनिया है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि वेट लॉस 5 से 10 पाउंड हो जाता है, इसका मतलब निमोनिया ठीक हो गया, तो ये तो बहुत इरिलीवेंट आंसर है कि 10 पाउंड वजन कम करके निमोनिया से छुटकारा पाया जाता है, ये गलत है। चेस्ट पेन जो मिनिमाइज होता है स्प्लिटिंग से, अगर निमोनिया ठीक हो गया तो चेस्ट पेन जीरो होगा, होगा ही नहीं। ये कह रहा है कि स्प्लिंट लगाएंगे तो कम हो जाएगा, इसका मतलब चेस्ट पेन हो रहा है, और चेस्ट पेन हो रहा है इसका मतलब निमोनिया ठीक नहीं हुआ है। तो निमोनिया ठीक नहीं हुआ है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो वजन कम हुआ है, ये निमोनिया के ठीक होने का इंडिकेशन नहीं है, और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, ये निमोनिया के ठीक होने का इंडिकेशन नहीं है। लेकिन एक मरीज को बिना डिस्निया के, बिना सांस में तकलीफ के, अगर वो डेली लिविंग की एक्टिविटी फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब उसका निमोनिया ठीक हो गया। निमोनिया होता तो जैसे ही वो डेली लिविंग की एक्टिविटी करता सांस ज्यादा फूलती, तो विदाउट डिस्निया अगर वो डेली लिविंग एक्टिविटी फुलफिल कर रहा है तो उसको निमोनिया रिकवर हो गया, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट बनेगा। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बहुत अब एक्सपर्ट हो गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और इतनी एक्सपर्टनेस जो है वो आपको दिल्ली एम्स को कवर करने में बिल्कुल, मतलब आपको कोई कोई मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी भी तरह का बड़ा सा बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन भी आ जाए तो भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप लोग जो है बहुत अच्छी तैयारी के साथ में है। और कंटिन्यू करें, इसको बना के रखें, रोज करें। जैसे हम रोज क्वेश्चन पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो सिलेक्शन होना आसान हो जाता है। तो रोज करें और इसी तरीके से मजेदार तैयारी को जारी रखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस तैयारी को और लोगों तक पहुंचाएं, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। अगर आपको वास्तव में, देखिएगा, अगर आप वास्तव में ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप सोचिए कि ये क्वेश्चन किसी और तक पहुंचेंगे, और उसको अगर ये क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाए तो उसकी जिंदगी भी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो सिर्फ सेल्फ का ना सोचे, दूसरे लोगों का भी सोचे। मैं अकेला आदमी कई लोगों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरे साथ में आप जैसे महान लोगों के हाथ जुड़ जाएंगे तो हम सब मिलके कई लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को और चैनल को शेयर करें, है ना। कई जगह पे आपके जो जो प्लेटफॉर्म है वहां पे शेयर करें। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। अगर आप मुझे कुछ वास्तव में देना चाहते हो तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, तो वो लोग जो है आपके जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। तो ये जो इमेज है, ये इमेज किसकी है? लैरिंगोस्कोप की। लैरिंगोस्कोप कहाँ यूज आता है? जब हम मरीज को एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करते हैं तब लैरिंगोस्कोप काम में लिया जाता है। तो लैरिंगोस्कोप इज द आंसर। ये ब्लेड है लैरिंगोस्कोप की, जो आगे की तरफ लगी हुई ये ब्लेड है, और ये इसकी लाइट है विजन के लिए, और ये पीछे की तरफ हैंडल है ना। ये ब्लेड लैरिंगोस्कोप कहलाता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमन इन क्लाइंट विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के मरीज में कौन सा सिम्टम कॉमन है? वेट लॉस, इंक्रीज एपेटाइट,
dyspnea on exertion, mental status changes. कॉमन जो है सिम्टम कौन सा है एक्टिव टीबी के अंदर? तो इंक्रीज एपेटाइट नहीं होके डिक्रीज होती है एपेटाइट, और एपेटाइट डिक्रीज होने की वजह से वजन का क्या होता है? लॉस होता है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो वेट लॉस यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। दो और ऑप्शन है यहाँ पे। ट्यूबरकुलोसिस जो कंडीशन होती है उसमें टिपिकली जो है एनोरेक्सिया होता है, और एनोरेक्सिया की वजह से वेट लॉस होता है। एनोरेक्सिया क्या होता है वहां पे? एनोरेक्सिया, और एनोरेक्सिया की वजह से वेट लॉस होता है। यहाँ पे इंक्रीज एपेटाइट जो है वो गलत है, एनोरेक्सिया रहेगा यदि लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना। दूसरे साइन एंड सिम्टम जो इनिशियली रहते हैं उसमें मरीज को थोड़ा फटीग रहता है, थकान रहती है, लो ग्रेड टाइप का फीवर रहता है, नाइट स्वेट होते हैं, रात को पसीना बहुत आता है ना। ये सारे के सारे जो है इंडिकेट करते हैं कि मरीज को ट्यूबरकुलोसिस है। डिस्निया ऑन एक्सर्शन एंड मेंटल चेंजेज, ये जो दो ऑप्शन है सी और डी, डिस्निया ऑन एक्सर्शन और चेंज इन मेंटल स्टेटस, ये कॉमन सिम्टम नहीं है टीबी के। हालांकि हो सकते हैं लेटर ऑन जब टीबी बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाए और अंदर कैविटी बन जाए लंग्स में और गैस एक्सचेंज में दिक्कत होने लग जाए, तब ये हो सकते हैं, पर ये कॉमन सिम्टम नहीं है। मैं क्वेश्चन ने कॉमन सिम्टम पूछा है तो वेट लॉस इसका कॉमन सिम्टम है, ये कॉमन सिम्टम में नहीं आते, इसलिए आंसर रहेगा ए, दैट इज वेट लॉस। Question A, nurse obtained a sputum specimen from the client with suspected TB. TB suspected मरीज है, sputum का specimen हम वहां पे रिसीव कर रहे हैं लैब स्टडी के लिए, है ना। लैब स्टडी के लिए आप sputum का सैंपल ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब टेक्निक, कौन सी लैब टेक्निक है वो कॉमनली यूज की जाती है ट्यूबरकुलर बेसिलाई को स्पुटम में आइडेंटिफाई करने के लिए? मतलब जब आप लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं तो कौन सी लैब टेक्निक जो है वो यूज की जाती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो ट्यूबरकुलर बेसिलाई है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत अच्छी तैयारी इंडिकेट होती है कि आपने पहले ही बोल दिया कि एसिड फास्ट बेसिलाई है साहब, एएफबी टेस्ट करते हैं। इट्स गुड, वेरी गुड, इट्स एसिड फास्ट स्टेनिंग। सेंसिटिविटी टेस्टिंग, एग्लूटिन टेस्टिंग और डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन, तो इट्स एसिड फास्ट स्टेनिंग, एएफएस या एएफबी, एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है, ये एक टेक्निक है जिससे ट्यूबरकुलर बेसिलाई को आइडेंटिफाई किया जाता है। बेसिलाई जो होता है उसमें वैक्सी सरफेस होती है विच मेक देम डिफिकल्ट टू स्टैन इन द लेबोरेटरी, बहुत मुश्किल होता है। एक बार अगर हम स्टैन कर देते हैं, स्टैन रेजिस्टेंस रिमूव करके एसिड के द्वारा, तो उसको स्टैन करना आसान हो जाता है। इसलिए ट्यूबरकुलर बेसिलाई जो होते हैं वो हमेशा एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं। सेंसिटिविटी टेस्टिंग, एग्लूटिनिन टेस्टिंग एंड डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन जो है यूज नहीं की जाती है ट्यूबरकुलर बेसिलाई के लिए। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए, दैट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बेसिलाई, and Mycobacterium tuberculosis is an acid fast bacilli. So we have to use the technique in the laboratory for the identify of Mycobacterium tuberculosis or tubercular bacilli with the help of a technique which is known as acid fast staining to identify acid fast bacilli. तो ए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर के रूप में जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के मजेदार वीडियो का आनंद उठाने के लिए जुड़े हुए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। ये तो करें, इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस वीडियो इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाइए, करके देखिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद।